भारत और चाइना, दो एशियन सुपर जायंट्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी, साइंस, पॉलिटिक्स, सभी मामले में इस पड़ोसी के साथ हमारी स्ट्रॉन्ग राइवलरी है और इस लिस्ट में पॉपुलेशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इस साल अप्रैल में जब भारत ने दुनिया के सबसे पॉपुलस कंट्री होने का खिताब चाइना से छीन लिया, तब उसकी चर्चा पूरे दुनिया में हुई। भारत और चाइना का लैंड एरिया कुल मिलाकर पूरे दुनिया का सिर्फ 8.3% है, लेकिन उस लिमिटेड एरिया में पूरे ग्लोबल पॉपुलेशन का 36% से भी ज्यादा लोग रहते हैं। रशिया और कनाडा जैसे देश एरिया के हिसाब से तो काफी बड़े हैं, लेकिन इनकी पॉपुलेशन दूर दूर तक इंडिया और चाइना के नजदीक भी नहीं आते। पर ऐसा क्यों? क्या है इन दोनों देशों में जो पॉपुलेशन बूम को सपोर्ट करती है? जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कौस्तुभ और आप देख रहे हैं रूट सीकर। अप्रोक्सीमेटली 10,000 साल पहले धरती का लास्ट आइस एज खत्म हुआ था और उसके बाद पूरे दुनिया की ह्यूमन पॉपुलेशन थी 4 मिलियन, यानी 40 लाख लोग। अगले कुछ हजार सालों में ये नंबर स्लोली बढ़ते हुए 300 मिलियन यानी 30 करोड़ लोग तक आ पहुंची। आज 2023 में ये नंबर है 800 करोड़ से थोड़ा ज्यादा और 1000 करोड़ का मार्क 2050 से पहले ही क्रॉस होने की संभावना है। हिस्टोरिकली एशिया में पॉपुलेशन हमेशा ज्यादा रहे हैं और इसके दो मेन वजह रहे हैं, क्लाइमेट कंडीशन और क्रॉप सिलेक्शन। एक समय दुनिया के सभी कॉन्टिनेंट्स में बड़े माउंटेन रेंजेस, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स, हाई सॉल्ट कंटेंट वाले वेटलैंड्स और टुंड्रा यानी जहां बायोमास की ज्यादा ग्रोथ नहीं होती, ऐसे लैंडस्केप्स ज्यादा होते थे और ये एनवायरनमेंट्स ह्यूमन हैबिटेशन के लिए बहुत डिफिकल्ट होते थे। दूसरी तरफ भारत और चाइना में ऐसे लैंडस्केप्स के साथ वास्ट अमाउंट ऑफ फ्लैट लैंड्स यानी प्लेट्यूज शुरू से ही मौजूद थी। प्लेट्यूज सर्वाइवल के एक क्रूशियल एलिमेंट को सपोर्ट करती है और वो है एग्रीकल्चर, स्पेशली राइस और व्हीट कल्टीवेशन। ये आज दुनिया में सबसे ज्यादा कंज्यूम्ड क्रॉप्स हैं और ये सबसे ज्यादा उगता है चाइना और भारत में। पर इन क्रॉप्स के साथ पॉपुलेशन का क्या संबंध है, बताता हूं। आज हम डाइट करते वक्त कैलोरीज लिमिट कर देते हैं, लेकिन पुराने जमाने में सिलेक्टिव डाइट से ज्यादा सर्वाइवल को इंपॉर्टेंट माना जाता था। इसलिए दूसरे क्रॉप्स की तुलना में ज्यादा कैलोरी वाले राइस और व्हीट को ज्यादा महत्व मिलती थी। लेकिन ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए ये दो क्रॉप्स काफी लेबर इंटेंसिव है, इसीलिए पूरे साल के हार्वेस्ट के लिए फैमिलीज को बड़े बिल्ट इन वर्कफोर्स की जरूरत होती थी। आज हम मार्केट से जितनी आसानी से कोई भी सप्लाईज खरीद लेते हैं, एक समय वो हमको खुद ही उगाना पड़ता था, इसीलिए ज्यादा फैमिली मेंबर्स की जरूरत होती थी। इसीलिए एशिया में ज्यादा बच्चे और बड़ी फैमिलीज एक ट्रेडिशन बन चुकी थी। जियोग्राफी किस तरह से एक पूरे सोसाइटी को कलेक्टिवली शेप दे सकती है, ये उसी का एक बड़ा एग्जाम्पल है। यहाँ एक ऐसी सोसाइटल स्ट्रक्चर बनी जिनकी कैलोरी कैपेसिटी ज्यादा लोगों को फीड करने की क्षमता रखता हो और यही कारण है कि पूरी दुनिया में 190 से भी ज्यादा देश होने के बावजूद 51.5% ग्लोबल पॉपुलेशन सिर्फ 19 एशियन कंट्रीज में रहते हैं। लेकिन पॉपुलेशन के इस सिक्के का जो दूसरा साइड है वो काफी चैलेंजिंग है। आबादी जितनी ज्यादा होती है, रिसोर्सेस पर दबाव उतना ही ज्यादा होता है। धरती पर अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेस जिस तरीके से रिड्यूस हो रही है, ये करंट और फ्यूचर जनरेशन के वेलबींग के लिए एक बहुत बड़े चैलेंज के संकेत हैं। इसीलिए चाइना और भारत दोनों देशों ने ही अपने अपने तरीके से आबादी को कंट्रोल में लाने के लिए कैंपेन्स चलाए। 1970 में चाइना ने लेटर लॉन्गर फ्यूअर कैंपेन इंप्लीमेंट किए थे। बेसिकली चाइनीज जनता को उनके सरकार का मैसेज यही था कि आप डिलेड मैरिज करें, 2 चाइल्ड बर्थ के बीच का अंतर ज्यादा रखें और नंबर ऑफ चिल्ड्रन को सीमित रखें। इसको प्रैक्टिकली लागू करने के लिए 1979 से 2015 तक चाइना में 1 चाइल्ड पॉलिसी एनफोर्स किया गया था। न मानने पर फाइन्स, मैंडेटरी नसबंदी और फोर्स्ड अबॉर्शन जैसी पेनल्टी भी दी जाती थी। दूसरी ओर भारत में 1952 को नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग लॉन्च किया गया था। ये कैंपेन चाइना जैसी हार्श नहीं थी, नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर कोई रोक नहीं थी और इसका फोकस मेनली वॉलंटरी तौर पे अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए था। क्या इन दोनों देशों के कैंपेन्स सफल हुए थे? करंट पॉपुलेशन काउंट को देखकर आप शायद कहेंगे नहीं, लेकिन अगर फर्टिलिटी रेट की ओर नजर डालें तो इन कैंपेन्स के लॉन्ग टर्म इफेक्ट दिखता है। 1950s में भारत का टोटल फर्टिलिटी रेट था 5.7 चिल्ड्रन पर वुमन। आज ये रेट रिड्यूस होकर 2% हो चुकी है और चाइना का रेट 1970s के 5.81% से घटकर 1.18% तक आ पहुंची है। यानी इन कैंपेन्स के चलते
पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पर एक रोक जरूर लगी, लेकिन आप ये मत समझिए कि पॉपुलेशन ग्रोथ सिर्फ एक चैलेंज है। अगला जो पॉइंट है वो बढ़ते आबादी के बेनिफिट्स को बखूबी दर्शाता है। CII यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के हिसाब से अगर इस दशक के अंत तक भारत के 100 करोड़ से भी ज्यादा वर्किंग एज पॉपुलेशन को प्रॉपरली इस्तेमाल किया जाए तो देश का GDP 2047 तक $40 ट्रिलियन बन सकती है। वो कैसे? मीडियन एज की वजह से। ये किसी भी देश के पॉपुलेशन का मिड पॉइंट होता है, यानी इस एज के एक तरफ जो 50% पॉपुलेशन है वो यंग है और दूसरा 50% है ओल्ड एज वाले। चाइना का मीडियन एज है 39 इयर्स और भारत का है 28.2 इयर्स। इसी वजह से भारत एडवांटेज में है। ये एज वर्किंग एज पॉपुलेशन का कोर है। देश के पॉपुलेशन में मीडियन एज के लोगों की संख्या जितनी ज्यादा होगी, डिपेंडेंसी रेशियो उतनी ही कम होती जाएगी। डिपेंडेंसी रेशियो का मतलब है एक इंडिविजुअल के ऊपर कितने लोग डिपेंडेंट हैं उसका आंकड़ा। भारत के केस में आने वाले सालों में इसके रिड्यूस होने के चांसेस प्रेडिक्टेड हैं। थियोरेटिकली इस ट्रेंड के चलते सेविंग्स बढ़ती है, इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी भी हाई होती है। इन शॉर्ट ओवरऑल फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ देखा जाता है। यूनाइटेड नेशंस के रिसर्च के हिसाब से भारत की पॉपुलेशन 2064 तक 170 करोड़ पहुंच जाएगी और ऑब्वियसली इसके चैलेंजेस और बेनिफिट्स दोनों रहेंगे। आज की स्थिति ऐसी है जब किसी भी ग्लोबल फोरम में पूरी दुनिया की नजर भारत के ऊपर होती है। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि एक देश के तौर पे हम अपने पॉपुलेशन के मुद्दे को कैसे हैंडल करते हैं इन फ्यूचर। यहां तक देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम काफी मेहनत करते हैं और इसी वजह से आपसे बस एक ही विनती है हमारे चैनल रूट सीकर को सोशल मीडिया में फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और जितने ज्यादा हो सके शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक कीप सीकिंग दोस्तों।